वाणी प्रकाशन देश का एक जाना माना प्रकाशन है और इस सत्र को हमने हिंदी के बढ़ती हुई ताकत के तौर पर देखा है। अदिति एक युवा फेस हैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री का। उनका परिचय हमने अभी दिखाया आपको ऑडियो विजुअल माध्यम से। करना शायद कुछ और चाहती थी, लेकिन बाद में एक फैमिली जो लेगेसी थी उसको संभवतः उन्होंने कैरी किया और बहुत अच्छे से कैरी किया है। इनके दादाजी ने वाणी प्रकाशन की शुरुआत करी थी, वो लेखक थे और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा खुद अदिति ने सुनाया कि उन्होंने कुछ लिखा था, किसी प्रकाशक के लिए लिखा था, उससे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने उसकी ही कदम, एक जो नेक्स्ट कदम होता है, उन्होंने एक वाणी प्रकाशन की शुरुआत करी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो ज्यादा समय तक नहीं चला पाए और कम समय में उनको दुनिया से विदा हुए। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनकी पीएचडी उन्होंने करी थी और वो राम काज के सामाजिक परिवेश, और वो पीएचडी जब उनको मतलब अवार्ड हुई थी तब वो इस दुनिया में नहीं थे, यानी कि पोस्ट थॉमसली उनको अवार्ड की गई। बाद में उनकी दादी ने, उनके पिता ने इस लेगेसी को बढ़ाया। वाणी प्रकाशन के बारे में हम जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय जो हम लोगों ने दिया आपको कि हिंदी की ताकत आज किस तरह से बड़ी है। हिंदी वैसे भाषाओं के बारे में कहा जाता है कि भावनाओं के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होता है। दुनिया में तकरीबन 6000 या 6500 से ऊपर की भाषाएं हैं। हिंदी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग भाषा मानी जाती है, लेकिन इस देश ने पिछले 200-300 सालों में इस भाषा, इस मातृभाषा जिसको हम कहते हैं, उसके प्रति एक हीनता का भाव कराया। हिंदी एक अपने आप में इतनी सुगंधित, इतनी अच्छी सरल भाषा है कि जिसमें जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, वैसी सुनी जाती है। यहाँ शब्दों का साइलेंट नहीं होता है, जो कि हम अंग्रेजी में, उर्दू में देखते हैं कि कहाँ नुक्ता है, कोई शब्द साइलेंट है कि नहीं है, जैसे लिखी गई जैसी बोली गई। लेकिन हिंदी के प्रति जो एक दुराग्रह हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? लेकिन शुरुआत अदिति मैनेजमेंट की, आप टीआईएस गई थी पहले तो आप, उसके बाद एमबीए की पढ़ाई आपने करी है। ये आने का निर्णय कॉन्शियस था या फिर सामाजिक चीजों पर कुछ परिवर्तन देखा, या फिर एक जो पढ़ते समय कुछ इसका बोध हुआ कि वापस अपने इस लेगेसी को संभालने के लिए आप आई? धन्यवाद पुनेठा जी। हिंदी का श्रेष्ठत्व तो ये है कि हमारे जितने युवा साथी पीछे गपशप कर रहे हैं, क्लासरूम में कोंकणी पढ़ने के बावजूद हिंदी में ही गपशप कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां हमारे युवा साथियों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का संस्कार तो घर में था ही, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी घर में, क्योंकि मेरी माँ आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पढ़ी लिखी हैं, भरतनाट्यम की डांसर थी, तो उन्होंने हिंदी का एक संस्कार घर में होने के बावजूद एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम दोनों बहनों को पाला पोसा बड़ा किया। पढ़ना तो एकेडमिक्स में ही जाना चाहती थी, नेट क्वालिफाई किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एमफिल पढ़ रही थी, तब एक घटना ऐसी हुई कि जहां ये समझ आया कि वाणी प्रकाशन जो समाज शास्त्र, इतिहास और सर्वहारा साहित्य और हाशिए के साहित्य पे काम कर रहा है, तथा कथित हाशिए के साहित्य पे काम कर रहा है, वो बहुत ही मजबूत काम है। और उस शोध को जो 20 साल से पोषित हो रहा था, क्योंकि 85-88 के बाद में इस साहित्य की बहुत डिमांड भी रही और बहुत शोध भी होने लगे, तो समझ आया कि जितना एकेडमिक्स में अर्जित कर रही हूँ, मतलब जो भी पढ़ रही हूँ क्लासरूम में, उससे कहीं मील आगे का काम वाणी प्रकाशन में हो चुका है। कुछ घटनाएं कल आपसे चर्चा हो रही थी, हुई मेरे सहपाठी के साथ में, तब समझ आया कि शायद वाणी को समझने में मेरी ही गलती हो रही है, मैं ही लेट हूँ वाणी के प्रकाशन पद्धति को समझने के लिए। बाकी सब तो काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और फिर जब ये तय हुआ कि अब घर वापस आएंगे और यहीं काम करेंगे, उसके बाद बस फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई थोड़ी जरूरी लगी, क्योंकि प्रकाशन प्रतिबद्धता भी है, संपादकीय प्रतिबद्धता भी है, लेकिन बिजनेस भी है।
और कठिन बिजनेस है बहुत ज्यादा। इस पर मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा पूछूंगा, जो आपने बताया था कि क्यों आपने ये डिसाइड किया पढ़ते समय कि नहीं मेरे जो पिताजी भी और दादाजी काम करते हैं वो अच्छा काम है, बुरा नहीं है, आई विल गो बैक, दैट्स। लेकिन आज हम चूंकि अटल जी को याद कर रहे हैं, और इस देश में अटल जी वो व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने कि हिंदी को बड़े पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया में रखा, और वो जिस हिसाब से कविताएं कहते थे, उनके भाषण थे, उनकी जो पूरी वो शैली थी। हिंदी कितना पिछले दिनों से उस दास्ता से मुक्त हुई है कि अच्छा हिंदी वाले तो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन अंग्रेजी वाले पढ़े लिखे होते हैं। इस देश का ज्यादातर वर्ग तो हिंदी बोलता रहा, मतलब या मातृभाषाएं बोलता रहा, लेकिन अंग्रेजी के वो जो एक लटका रहता था कि अंग्रेजी वाले ही पढ़े लिखे हैं, उससे कितना कुछ दूर हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, इंग्लिश में हायर स्टडीज की एक बहुत बड़ी त्रासदी है, वो ये है कि उनके पास अपना लेंस नहीं है, उनके पास सामाजिक सच्चाइयों को देखने समझने की अपनी अपनी मानसिक शक्ति नहीं है। आज भी सोशल साइंस रिसर्च में कई फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन समाज से उपजे हुए थियरीज हैं या वहां की जी हुई सच्चाइयां, जिसको डर्कहाइम बोलते हैं लिव्ड रियलिटीज, जो शाश्वत जिया हुआ जीवन है उसमें से उठे हुए जो फॉर्मुलेशंस हैं, थियरीज हैं, वो हमारे यहाँ आके विध्वंस हो जाता है, क्योंकि हमारी सच्चाइयां बिल्कुल अलग हैं। इस देश में चाहे धार्मिक प्लुरलिटी हो, चाहे भाषाई प्लुरलिटी हो, चाहे जातीय प्लुरलिटी हो, यहाँ की सच्चाइयां बिल्कुल अलग हैं। और इसका अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं एमफिल की रिसर्च कर रही थी। वहां क्योंकि मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजन पे काम था, जिसमें हाजी अली दरगाह, सिद्धि विनायक मंदिर और माउंट मेरी चर्च के आसपास जो धर्म के आसपास जो माइक्रो इकोनॉमीज है उस पर मेरी स्टडी थी। अब जाहिर है कि टेक्निकल फ्रेमवर्क रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, तो वहाँ यूरोपियन और अमेरिकन स्कॉलर्स का बहुत दबदबा है। और जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल एटकिंसन ने जो लिखा, जो 650 पेजेस का उनका प्रबंध है जिसमें वो क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे करनी है उसके बारे में बताते हैं, वही लगभग 25 साल 30 साल पहले राहुल सांकृत्यायन 60 पन्नों की एक पुस्तिका में घुमक्कड़ शास्त्र में लिख गए। वो बता रहे हैं कि घुमक्कड़ी एक टेक्निकल लेंस भी हो सकता है जिसके जरिए हम समाजशास्त्रीय अध्ययन कर सकते हैं। तो 6 महीने तो अपनी एमफिल के दौरान मुझे अपनी रिसर्च मेंटोर से यही बात करने और समझाने में लग गए कि राहुल सांकृत्यायन वो काम कर चुके हैं जो एटकिंसन 30 साल बाद अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। वो मानी नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेड रिसर्च फ्रेमवर्क नहीं था। ऐसे में फिर उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि आप राहुल सांकृत्यायन ने तब तकरीबन 60 के आसपास किया होगा, और ये 90s या 80s लेट 80s में होगा। 89 में पहला संस्करण आया था जो हर साल रिवाइज होता रहा, और अब फिर एक बड़ा, क्योंकि उसमें केस स्टडीज जुड़ती चली जाती हैं। सोशल साइंस इज अ लिविंग साइंस, तो उसमें केस स्टडीज जुड़ती जाती हैं। तो यहाँ ये समझ आया कि जो हमारे यहाँ इतने साल पहले हो चुका है, यूरोप और अमेरिका इतने साल बाद कर रहा है और हम उसी को बेस्ट मान रहे हैं। तो खैर अपनी थीसिस में ये एक चैप्टर जोड़ने का मुझे मौका मिला, जिसमें घुमक्कड़ शास्त्र एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च टूल पे मेरा एक पेपर गया और वो काफी पसंद किया गया, और फिर वो थ्योरी आगे बढ़ी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आज इतने बड़े प्रकाशन जो पत्रिकाएं छाप रहे हैं उनको भी हमने देखा, और मैं कल से पांचजन्य को तो खैर मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, लेकिन कल से काफी एडिशंस स्कैन कर रही थी और आज प्रिंट एडिशंस मैंने देखे। तो क्या गजब की पत्रकारिता और बेबाक पत्रकारिता है। आज भारत की कौन सी पत्रिका है जो अमेज़न पे सवाल खड़े कर सकती है? इतना विज्ञापन के तले सब बजे हुए हैं। पंचजन्या ने अमेज़न के ऊपर एक इतनी विध्वंसक इशू निकाला है कि उसकी सारी कुरीतियों को हमें अंडरलाइन करना पड़ा। तो ये पंचजन्या ही कर सकता है। अभी देखिए, एक आर्काइव मैंने अभी पढ़ा, अभी हितेश जी को दिखा रही थी, जिसमें दिनकर जी का इंटरव्यू छपा हुआ है पंचजन्या में। और 1952 में दिनकर जी कह रहे हैं कि धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन का मूल समझता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा। और 1947 में अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं, उल्लास कैसे मनाऊं, अभी तो आजादी अधूरी है।
तो ये दिनकर जी चाहे आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में कहीं और हो और पांचजन्या के तत्कालीन हमारे संपादक कहीं और हो, लेकिन पांचजन्या में सबके लिए जगह थी और है। तो ये उदार तरीका देश को समझने का मुझे लगता है कि कहीं और हमें देखने को ज्यादा नहीं मिलता। आपने ये बात इंटरेस्टिंग वाली बताई, और इस चूंकि तो पिछले कुछ सालों में तो हमने ये बहस देखी है कि नैरेटिव को लेकर जिस तरह की लड़ाई है, अगर भारतीय धार्मिक स्थलों पर संबंधित माइक्रो इकोनॉमिक पर आपकी अगर स्टडी है तो उसका जो लेंस है वो विदेशी है, अपने देश का वो एक्सेप्टेड नहीं है। ये किसकी कमी लगी? मतलब ये एक वैचारिक तौर पर वो आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी वाला एटीट्यूड है, या फिर एक हीन भावना है, एक तरह की सबजुगेशन है, एक दास्ता है? देखिए, ये तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं एक प्रकार की विचारधारा का काफी दबदबा रहा। ये भी मानना होगा कि इस विचारधारा ने देश को पढ़ाया बहुत और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी दिया। लेकिन समस्या ये है कि आप किसी विदेशी पावर को अपना आका मान के उसके आगे घुटने नहीं टेक सकते। आप जो अटल जी ने जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने अपने उद्घोषण में कहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है कम्युनिस्ट पार्टी को साबित करने के लिए कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चला सकते हैं, जो कि उनके डीएनए के काफी खिलाफ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके द्वारा कही गई, और वो कभी भी अपने शब्दों को घेलमेल नहीं करते थे, जो बात है सीधा बोलते थे। तो यही हाल एकेडमिक्स में हुआ कि अगर रिसर्च होगी तो एक ही प्रकार के लेंस की होगी, अगर कोई बात कही जाएगी तो एक ही प्रकार से कही जाएगी। ऐसा क्यों? मेरा पूरा सवाल ही यही है। और यहीं से आज बात, एटलीस्ट हमने पूरी दीवार में खिड़की तो नहीं, लेकिन एक दरार तो डाल ही दी, वो चैप्टर लिख के कि घुमक्कड़ शास्त्र को भी आप एक रिसर्च मेथोडोलॉजिकल टूल का हिस्सा मानिए, उसको वो औहदा दीजिए ताकि उस पे बात आगे हो सके। एक चीज और कि हम हिंदी की ताकत पर भी बात कर रहे हैं, आपने आइडियोलॉजिकल की उसकी बात करी। इस देश में हिंदी को की जो भी दिशा थी, एक तो सवाल मेरा यह है कि क्या आप सोशल मीडिया के आने के बाद इस युवा पीढ़ी ने कुछ बदला है उसकी स्थिति, और क्या वो मठाधीशी एक जमाने में कहा जाती थी? आप प्रकाशक हैं तो लिहाजा वो कुछ लेखकों की आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लेखकों की एक मठाधीशी होती थी। अभी वस्तुस्थिति क्या है? क्या कुछ ग्लास सीलिंग टूटी है, कुछ नए चेहरे आए हैं, या वर्तमान स्थिति कैसी है? देखिए, 90 का दशक बहुत, मैं मानती हूं कि वो ऐसा दशक था जिसमें साहित्य का काफी हनन हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि एक ही प्रकार की पुस्तकें, एक ही प्रकार के जो लाइन ऑफ थॉट चल रहा था, और पुस्तकें और मिलती भी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स ढूंढने भी जाएं तो हमें मिलती नहीं थी। सोशल मीडिया के आने के बाद ये तो फायदा हुआ कि सबकी अपनी आवाज है, सबके पास अपना प्लेटफॉर्म है, और कोई किसी के लिए ऊपर मोहताज नहीं है कि वो हमें प्लेटफॉर्म देंगे तब हम अपनी बात सामने रखेंगे। तो इस मठाधीशियत का खंडन तो हुआ है, और ये बड़ा सुकून वाला समय है, क्योंकि अगर आप कुछ प्रतिपादित कर रहे हैं, कोई आइडिया सामने रख रहे हैं, तो आपके समर्थक भी हैं, आपको आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोग भी हैं। आप कितने अच्छे से डिफेंड कर जाएं अपने आप को, खेल वो है। तो अगर आपकी जमीन पुख्ता है और आपको पता है आप किस तरफ जा रहे हैं, तो इस समय कितने युवा लेखक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो इंडियन माइथोलॉजीज को दोबारा से पढ़कर, दोबारा से उस पर काम करके, और जो छुप गई थी चीजें, दबा दी गई थी, विलुप्त हो गई थी, उनको फिर से उजागर कर रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया के युग में संभव हो पाया। मुझे पता है यहाँ पे हमारे जितने दोस्त बैठे हैं, इनमें से कईयों ने आज के इस प्रोग्राम के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा है, लेकिन उन सबकी अपनी ओपिनियंस हैं। और अच्छी बात यह है कि नोटिस में गया है। मैं अभी हैशटैग फॉलो कर रही थी सोशल मीडिया पे, तो काफी अपलोड हो गया है। तो ये सब लेखक हैं,
और वो जो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसने सबको लेखक बनाया है। आपके पास नए लेखकों की भी कुछ तादाद बड़ी होगी, कुछ लोग आए होंगे, उसने भी इस चीज को बदलने में योगदान दिया कि वो जो कुछ सेलेक्टेड क्लीशे टाइप के लोग आते थे, क्या उससे में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, एक जमाना था जब स्वर्गीय आदरणीय श्री नरेंद्र कोहली जी अपने खेमे के अकेले लेखक नजर आते थे। अगर हिंदी में 90s के दशक में कोई माइथोलॉजी पे लिख रहा है, पौराणिक ग्रंथों पे लिख रहा है, तो उसको क्या बना दिया जाता था, उस व्यक्ति का कैसे बहिष्कार कई सर्कल्स में से किया जाता था, हम साक्षी हैं इन सब बातों के। लेकिन समय बदला और अब उनके द्वारा लिखे ग्रंथ, किताबें, आज यही युवा पीढ़ी है। आप सोचिए, महासमर जो उनके द्वारा लिखा गया, शायद हिंदी का सबसे बड़ा उपन्यास है 9 खंडों में। वो हमने 4 एडिशंस में प्रकाशित किया है, जिसमें एक डीलक्स एडिशन है जो बॉक्स एडिशन है, एक हार्ड बाउंड एडिशन है, एक पेपरबैक एडिशन है और एक ई एडिशन जिसमें डिजिटल कॉपीज भी हैं। वो सब पढ़े जाते हैं, सब बिकते हैं, सब लेखक सब पाठक उनको लेते हैं। किसी को गिफ्ट करना है तो बॉक्स एडिशन ले लेता है, किसी को लाइब्रेरी में के लिए लेना है तो हार्ड बाउंड एडिशन ले लेता है, किसी को अपने लिए लेना है तो पेपरबैक एडिशन ले लेता है, किसी को बस ये समझने के लिए चाहिए कि लूं कि ना लूं तो वो ई एडिशन ले लेता है। लेकिन ये व्यक्ति कोहली जी कालजयी यूं हुए क्योंकि वो अपनी डगर पे तटस्थ रहे। उन्होंने 1988 में महासमर का पहला खंड आया था और आखिरी खंड 2014 में आया है। तो इतने साल ये पूरी श्रृंखला चली और इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन पे प्रहार हुए। उनको कहा गया कि ये क्या है, ये मतलब क्यों, क्या जरूरत है, लेकिन वो लगे रहे और उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे अपने संकल्प से। राम काव्य पे उनका इतना बड़ा काम है, महाभारत पे उनका इतना बड़ा काम है और आज वही किताबें पढ़ के कुछ मैं जानती हूँ कि पूरे पूरे पैराग्राफ्स कट कॉपी पेस्ट हैं अंग्रेजी के जो तथाकथित बड़े लेखक, वो हम देखते हैं और हमें मालूम है कि किस तरीके से प्लेजरिज्म हो रहा है, लेकिन वो पूरा श्रेय कोहली जी को जाता है उसे देखने का। चूंकि हमने इससे पहले सेशन में जैसे प्रभात जी को सुना है, उनके तो कुछ पर्सनल भी एसोसिएशन रहे अटल जी के साथ में। क्या वाणी प्रकाशन ने, आपने बताया था कि अटल जी के ऊपर जो भी कुछ काम किया है और उसके कुछ संसद के अंदर और संसद के बारे में, वो भी हमारे दर्शकों को जरा बताएं। दरअसल आदरणीय वाजपेयी जी से मैं बहुत बचपन में, जब मैं शायद 8 या 9 साल की हुई होंगी, तब श्री आर वेंकट रमन जी की आत्मकथा आई थी जब मैं राष्ट्रपति था, उसके लोकार्पण में वाजपेयी जी आए थे वाणी प्रकाशन के कार्यक्रम में और मैं तब उनसे मिली थी। उन्होंने सिर पे हाथ रखते हुए पूछा था कि बेटी पढ़ती हो? हमने कहा जी पढ़ते हैं। उससे ज्यादा क्या कहती, वो इतने बड़े शख्सियत। लेकिन वाजपेयी जी पर एक बहुत बड़ा प्रबंध, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से अब जाना जाएगा, उन्होंने, मिश्र जी ने और नरेंद्र शुक्ल जी ने अपने संपादकीय कर्तव्य निष्ठा के चलते एक 9 खंडों का एक पूरा प्रबंध तैयार किया है संसद में अटल जी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितने सांसदीय वक्तव्य हैं उनका लेखा जोखा है। वर्बेटिम बार बार क्रॉस चेक करके उन्होंने एक एक चीज रिसर्च करके निकाली है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में संसद के बाहर अटल जी, उनके जो वक्तव्य थे, हम उनका भी लेखा जोखा लेके अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। बल्कि आज इनकी प्रतियां लाई हूं और अगर अनुमति हो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो हम इस सेशन के बाद करेंगे। अब एक बार फिर हम हिंदी पर लौटता हूं और मेरा एक सवाल जो मन में एक बड़ा अक्सर पूछा जाता है, वो मीडिया में भी पूछा जाता है, एक जमाने में एडवर्टाइजिंग में भी होता था और अब साहित्य में भी आप संभवतः बताएंगी कि अंग्रेजी के लेखक, अंग्रेजी के पत्रकार, अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग करने वाले लोगों को ज्यादा पैसा इस देश में मिलता है। क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या एक प्रकाशक के तौर पर आप प्रेडोमिनेटली हिंदी को छापती हैं, उसको आप कैसे देखती हैं, या उसमें कुछ वस्तु स्थिति बदली है कि नहीं बदली? सर, इंडस्ट्री की ओर से बात कर सकती हूँ। जो सैलरी पैकेजेस हैं हिंदी के स्टाफ के, जैसे वाणी के, वो अंग्रेजी के किसी भी प्रकाशन गृह के सैलरी पैकेजेस जितने ही हैं।
क्योंकि प्रूफ रीडर चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, जिम्मेदारी तो उस पर उतनी ही है। कॉपी एडिटर चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, जिम्मेदारियां तो उस पर उतनी ही हैं। और जब हम प्रकाशन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन, कागज तो काला होना है, चाहे उस पे अंग्रेजी छपे चाहे हिंदी छपे चाहे कोई अन्य भारतीय भाषा छपे, तो उसमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले लगभग 10 वर्षों में या 9 वर्षों में हिंदी के प्रति जो आत्मसम्मान हमारी युवा पीढ़ी में बढ़ा है वो अविस्मरणीय है। उसका मतलब कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूं जो बड़ी कंफ्यूज्ड जनरेशन थी, जिसे समझ ही नहीं आता था कि इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, दिवाली पे खुश हों या समझ ही नहीं आता था कि मेरे ख्याल से 70, 80 और 90 की जनरेशन ऐसी ही रही है, संभवतः कंफ्यूज रही। हमारे पास प्रतिमान ही बड़े कंफ्यूज थे ना। हमें एक तरफ कहा जाता था कि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो फिक्शन है, और एक तरफ हमें कहा जाता था कि सामाजिक अवधारणा और उसके पीछे जो संघर्ष है वही शाश्वत है, रस सिद्धांत गलत है, और किसी भी तरीके का जो सामाजिक संघर्ष और उसके ऊपर जो सिद्धांत बने हैं एक प्रकार के खासकर, वही शाश्वत है। तो उसके चलते जितना भी हमारी संस्कृति के पास है हमें देने के लिए, हमें धरोहर के रूप में सौंपने के लिए, हम उससे पीछे हट गए, हमने हाथ खींच लिया अपने। हमें समझ ही नहीं आया कि हम वो ग्रहण करें या ना करें। लेकिन पिछले 10 से 15 वर्षों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहां राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति एक पुनर्जागरण हुआ है। और इसका श्रेय हम जानते हैं कि किस ओर जाता है, लेकिन इसका श्रेय इस तरफ भी जाता है कि अपनी मातृभाषाओं के प्रति जो पुनः नवजागरण हुआ है, अपनी मातृभाषाओं में जिस तरीके से हम साहित्य पढ़ने लगे हैं, बात करने लगे हैं, खुलकर सोशल मीडिया पे बात करते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं, पंजाबी वाला पंजाबी में लिख रहा है, बांग्ला वाला बांग्ला में लिख रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मुझे लगता है क्योंकि सेंटर हमारा अब ऐसा है जो कहता है कि मातृभाषाएं बहुत बड़ी है और उनको पूरा सम्मान दीजिए और बिल्कुल कहीं भी संकोच मत महसूस कीजिए। देखिए 1977 में जो वाजपेयी जी का यूनाइटेड नेशंस का भाषण है, उसमें वो अंत में कहते हैं जय जगत, वो ये नहीं कहते जय भारत उसमें। तो एक समग्रता है, इस पूरी विचारधारा में एक समग्रता है, और मुझे लगता है इस समग्रता का हमें अभिनंदन करना चाहिए और उसका पुनर्निर्माण भी करना चाहिए। आपने वैसे कहा कि नई पीढ़ी में वो हीनता का भाव नहीं है, वो बड़ी हिंदी को लेकर बहुत एक आत्मसम्मान का भाव उसमें अंदर है, लेकिन क्या वो गैर भारतीय मानक कुछ खत्म हुए जो कि आपको एकेडमिक्स में देखने को मिले थे? वो विदेशी मानकों के साथ भारतीय परिवेश में ढालने की कोशिश एक विचारधारा के द्वारा की गई। अभी कुछ समय से सहिष्णु असहिष्णु की बहस हिंदी में बहुत देखने को मिली, ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेखकों ने बहुत कुछ कदम उठाने की कोशिश करी कि हम अवार्ड वापसी करेंगे। उसकी स्थिति कैसी रही और उसमें क्या दोहरा चरित्र कहीं आपने पाया कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है? सर, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है अपने हिस्से का पक्ष रखने की और अपने हिस्से की बात कहने की। लेकिन ये जरूर है कि एकेडमिक्स में एक नए तरह से भारतीय जमीनी सच्चाई को नए रूप से देखने की चेष्टा तो बड़ी है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अभी जो पोस्ट ट्रुथ, उत्तर सत्यवाद पर पहली हिंदी की किताब लिखी जा रही है, और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि वो वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। क्योंकि पोस्ट ट्रुथ एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे समाज की, और इससे अब हमें रूबरू होना ही पड़ेगा, अब हम इससे आंख नहीं बचा सकते। तो हिंदी में अभी तक इसके बारे में पूरे वैश्विक पटल पे बात हो रही थी पोस्ट ट्रुथ को लेकर, लेकिन अब हिंदी में भी होगी, और मुझे लगता है हिंदी में होगी तो भारतीय भाषाओं में भी होगी। देखिए कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब तक हिंदी में नहीं आए वो राष्ट्रीय स्तर के लेखक या कवि नहीं बने। चाहे वो किसी भी भाषा के रहे हों, हिंदी में अनुवाद होते ही उनका जुड़ाव एक
भारतीय चेतना के साथ हो गया और फिर वो राष्ट्रीय हस्ताक्षर बन गए। तो पोस्ट ट्रुथ जैसी कॉन्सेप्ट्स का आना हिंदी में बहुत जरूरी है और इसी तरह मुझे लगता है कि क्योंकि जब ये हिंदी में आ सकता है तो इसी तरीके से इंटरनेशनल रिसर्च की कई चीजें अपनी भाषा में लाएंगे, हम बहुत जल्दी लाएंगे। लेखक जो नए आते हैं वो कितने परिपक्व हैं, कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं? प्रकाशक के तौर पर वो चुनौती कैसी है? क्योंकि ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म तो उनको दिया है लेकिन गंभीरता का थोड़ा सा अभाव रहा है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी पर यहाँ बहुत चर्चाएं होती है हमारे देश में। मेरे पास एक ऐसा अनुभव है जहां मैं चीन में थी 2017 में। स्वर्गीय माननीय सुषमा स्वराज जी द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें भारत से साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, वाणी प्रकाशन, भारत की बड़ी यूनिवर्सिटीज से चाइनीज और मैंडरिन के कुछ स्कॉलर्स, ये सब के कंटिंजेंट चाइना गया था वहां से साहित्यिक आदान प्रदान करने के लिए। यहाँ से महाश्वेता देवी, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा जी की पुस्तकें अनुवाद के लिए वहां की यूनिवर्सिटी को दी गई और वहां की कुछ पुस्तकों के अनुवाद के करार यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, वाणी और भी कुछ प्रकाशकों के साथ हुए। अब वहां होटल में मैं वहां के इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रही थी और उस देश के सर्वश्रेष्ठ नेता के बारे में कुछ ढूंढ रही थी और एक बार क्लिक किया तो उनके निजी जीवन के बारे में कुछ ढूंढ रही थी तो मेरी स्क्रीन ब्लॉक हो गई। मैंने दूसरी बार किया तो मेरी स्क्रीन ब्लॉक हो गई। मैंने तीसरी बार किया तो मेरी स्क्रीन ब्लॉक हो गई फोन की और उसके तुरंत बाद 2 मिनट के अंदर होटल के रिसेप्शन से मेरे पास फोन आ गया, मैडम आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग विच यू शुड नॉट, आई एम सॉरी वी विल हैव टू ब्लॉक योर फोन। और मैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहती थी। तो आप ये सोचिए कि यहाँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर व्यक्ति को सब कुछ कहने की आजादी है और हम ऐसे देश से, मेरा अनुभव उस दिन इतना गर्व हुआ अपने देश पर कि अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे इसको कहते हैं और हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जहां पर ये जनतंत्र है, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का पूरी आजादी है और यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन मुझे लगता है कि संयम के साथ किसी भी सत्ता, किसी भी नेता को समझने की आवश्यकता है, वो संयम रखना जरूरी है। हमने तो बहुत देखा था उस दौरान, ये जो वर्ग है और खासकर विचारधारा से प्रभावित वर्ग है, ये असहिष्णुता इतनी पैदा क्यों हुई कि वो हर चीज को, वो लोग तो बहुत अच्छे माने जाते थे, मतलब उन्होंने तो लंबे समय तक साहित्य पे, पत्रकारिता पर, इस पर एक तरह से दबदबा भी रहा, लेकिन क्या रहा? वो वैचारिक शून्यता थी या फिर जमीनी जुड़ाव नहीं था जिसकी वजह से क्रोध हुआ, वापसियां करी, अवार्ड की वापसी करी? प्रकाशक के तौर पर आपका अनुभव क्या रहा? ऐसे बहुत से लोगों से आपका भी अनुभव रहा होगा। प्रकाशक के तौर पर अनुभव यूं थे कि हम एक शब्द है फ्रेंच में, फ्लैनियोर, जिसका लगभग ढीला ढाला सा अनुवाद अगर हिंदी में हो तो वो है दर्शक। तो प्रकाशक के तौर पर उस समय हम दर्शक थे। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हो क्या रहा है, असहमतियां किस मुद्दे पर हैं, यही क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। असहमतियों के मजबूत मुद्दे हों तो आप असहमति जता सकते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये थी कि असहमति हो किस बात पे रही है यही नहीं पता चलता। कई बातें ऐसी भी हुई उस दौरान जो कि शाश्वत हो सकता है कि सही भी होती, लेकिन समय के साथ वो गलत साबित हुई। और कहीं ना कहीं देश आज जिस जीडीपी पे खड़ा है, जिस विकास पथ पर है, वो, इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी? आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़ों को आप मैनिपुलेट भी करिएगा तो कब तक करिएगा, नहीं कर सकते आप। तो जो सच्चाई है वो हमारे युवाओं के सामने पूरी तरह से है। अब गंभीरता की अगर बात करें तो हुआ ये उस समय कि जितना भी ये सब उठापटक चल रही थी उसमें एक युवा वर्ग उठा जिसने कहा कि इस वैचारिक मतभेद से अलग एक दुनिया है सृजन की,
और हम उस दुनिया में विश्वास रखते हैं, हम उस दुनिया के साथ जिएंगे। ये वो युवा वर्ग है जिसने अपना रास्ता ढूंढा फिल्म राइटिंग में, लिरिक्स राइटिंग में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, माइथोलॉजिकल राइटिंग में, क्राइम फिक्शन राइटिंग में, और एक नया बाजार खड़ा हुआ आसपास। ये वो युवा वर्ग है जिसने नॉन फिक्शन में मौजूदा मुद्दों पर नए तरीके की टीका टिप्पणियां प्रस्तुत की। ये ऑल्टरनेटिव नैरेटिव करने वाला युवा वर्ग है, इसे आप नकार नहीं सकते। और आज भी ये युवा वर्ग कहीं ना कहीं मजबूती से काम कर रहा है और नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है। आखिर में यही सवाल कि हिंदी की ताकत की हम बात कर रहे हैं कि अब फेसबुक पर सबसे ज्यादा हिंदी लिखने वाले लगभग नंबर 2 पे लोग हैं जो कि हिंदी में लिखते हैं। हिंदी की ताकत बढ़ रही है, नए युवाओं ने मोर्चा संभाला है। चुनौतियों के तौर पर देखते हैं क्योंकि एक वर्ग ये भी कहता है कि हिंदी के बावजूद भी, हिंदी के डोमिनेंस के बावजूद भी बहुत सी बोलियां भी खत्म हो रही हैं। आप एक प्रकाशक के तौर पर हिंदी के आने वाले समय को आप कैसे देखते हैं? बहुत उज्जवल है। और मैं फिर वापस पांचजन्य पे इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं एक सोशल साइंटिफिक नजरिए से पांचजन्य का मूल्यांकन करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि पांचजन्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध विचारधारा के लोग आके एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स स्थापित कर सकते हैं, जो बहुत मुश्किल है इस समय कहीं भी होना। देखिए, 52 में रश्मि रथी लिखी जाती है और लगभग 58 में रामधारी सिंह दिनकर का इंटरव्यू प्रकाशित होता है पांचजन्य में। तो ऐसे कितने मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं इस पत्रिका में, जिनको कंपाइल करके अभिलेखागार से इन युवाओं के सामने रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज क्यों ना इतिहासकारों के, समाजशास्त्रियों के इंटरव्यूज पांचजन्य में फिर से प्रकाशित किए जाए। अभी रोड और उसके डेवलपमेंट पे कितनी बड़ी बातचीत हुई, क्यों ना एक पूरा संस्करण ही इस पूरे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे लगा दिया जाए, पूरी कल्चरल इकोनॉमिक्स पे एक पूरा संस्करण निकाल दिया जाए, तो एक मजबूत डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है हमारे युवाओं को देने के लिए। तो हिंदी का भविष्य इसलिए भी उज्जवल है क्योंकि हिंदी जमीन की भाषा है। हिंदी बहुत लाग लपेट में नहीं बचती, अपने आप को छुपाती नहीं, किसी को कुछ छुपाने देती नहीं। तो इसलिए अब जैसे किताब की दुनिया पे मैं एक शेर अर्ज करूं, हमारे युवा साथी मनम का शेर है कि दुकान किताब की महज एक दुकान नहीं, दुकान किताब की महज एक दुकान नहीं, जमा है इसमें समुंदर उफनते ख्यालों का। किताबें बेचने वाली दुकानें खास होती हैं, किताबें बेचने वाली दुकानें खास होती हैं, यहाँ जज्बात मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं, यहाँ आदमी और औरत को इंसान बनाने के सारे समानात मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो पढ़िए, खूब लिखिए और जम के लिखिए। पता हो आपको कि आप क्या लिख रहे हैं, आपकी कलम की स्याही का रंग खूब गाढ़ा हो, और आपका प्रकाशन गृहों में स्वागत है। एक और सवाल चलते चलते कि आजकल एक नैरेटिव की वॉर होती है जो, और खासकर इंफॉर्मेशन वॉर में तो दुनिया देख ही रहे हैं हम, अमेरिका से लेकर यूक्रेन, रशिया से लेकर भारत, पाकिस्तान, चाइना में हम देखते हैं। हिंदी में वो ताकत है कि नैरेटिव को, उस विमर्श को बदलने की, और इस युवा पीढ़ी ने उसमें वो ताकत दिखाई है। हिंदी की देखिए, पिछले 2 दशकों में समस्या ये रही है कि हिंदी ने संवाद कम किया है, हिंदी ने और भाषाओं से संवाद कम किया है। जितना अनुवाद होना चाहिए आज भी कम है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रिसर्च हो रही है, चाहे वो बायोमेडिकल साइंसेज में हो, चाहे बायोटेक में हो, चाहे जीनोम इकोनॉमिक्स में हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हिंदी में अभी भी मटेरियल बहुत कम है, सामग्री बहुत कम है। तो हिंदी वाद विवाद में तो बहुत आगे है, लेकिन संवाद में अभी हिंदी को थोड़ा और अपना प्रांगण और चौड़ा खोलना पड़ेगा, तब जाकर और विचारों का आगमन होगा। पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन हम सबकी छोटी छोटी पूंजियां हैं, हम उसके दायरे में जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। नोबेल लॉरिएट्स प्रकाशित करते हैं,
हम वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट को हिंदी में प्रकाशित करते हैं, उनके राइट्स लेने जर्मनी, लंदन, पेरिस बुक फेयर में जाते हैं और वहां से राइट्स ले लेके आते हैं। लेकिन जितनी ये छोटी छोटी हमारी पूंजियां हैं, हम उसमें जो कर पाते हैं करते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की हम चेष्टा रखते हैं, दम रखते हैं। हमें कुछ सपोर्ट चाहिए, अगर मिल जाए सरकार से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना काम चल रहा है उतने जितना अच्छे से अच्छा हो पाएगा करेंगे। चलिए, इस उम्मीद के साथ में कि हिंदी का संवाद का जो आंगन है वो भी थोड़ा छोटा है, लेकिन उसमें गुंजाइश है। आकाश संभवतः बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय संवाद का बिल्कुल है। और जैसा आपने कहा कि नई पीढ़ी ने उस जो हीनता के भाव से मुक्ति पाई है, और अब आज का जो युवा है वो हिंदी को लेकर उतना हीन नहीं है। और आज हम चूंकि अटल जी को याद करते हुए बात कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी को जितनी सशक्त तरीके से रखा वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और संभवतः वो एक बड़े प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। अदिति, आप यही काम करती रहें, आपको शुभकामनाएं, और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं, और मेरा सहृदय धन्यवाद भारत जी को, हितेश जी को, पासवान सर। मैं जानती हूँ कि 4 दिन से आपकी पूरी टीम सोई नहीं है, और इतना भव्य आयोजन पांचजन्य की एडिटोरियल टीम द्वारा ये अविस्मरणीय है, क्योंकि अविश्वसनीय भी है, क्योंकि एडिटोरियल वाले सिवाय कागज साफ करने के कुछ नहीं समझते आमतौर पर कि हमारा कोई और काम भी है, लेकिन ये पूरा आयोजन एक एडिटोरियल टीम ने किया है। ये बहुत बड़ी मिसाल है सर। मैं छोटा सा ही उसका हिस्सा हूँ, हालांकि मैं एडिटोरियल टीम का नहीं हूँ, लेकिन ये यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, संभवतः अगले एडिशन पे भी काम चल रहा होगा और किसी और इवेंट की तैयारी भी हो रही होगी। मल्टीटास्किंग चल रही है, मुझे मालूम है।